नमस्कार साथियों, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास हम या अगर यूं कहें तो बजट के बारे में और बजट से संबंधित जितनी बातें थी उन सभी बातों को आज के सेशन में समझने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया था? हम लोगों ने अ, जो मुद्रा की आपूर्ति से संबंधित बातें थी वो हम लोगों ने देखा था। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोगों ने बात किया था और ये बात कर लिया था कि अर्थ तथा अवयव। तो अर्थ तथा अवयव के बारे में सबसे पहले ये हमने बात किया था कि संविधान के अनुच्छेद 112 में यहाँ पर ये कहा गया है कि राष्ट्रपति वित्तीय विवरण रखवाएगा, संसद के दोनों सदनों में रखवाएगा। और संसद के दोनों सदनों की जब हम बात कर रहे हैं तो लोकसभा और राज्यसभा आपको पता है। जब राष्ट्रपति वित्तीय विवरण रखवा रहे हैं तो उसको ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसमें शामिल है। राष्ट्रपति की न केवल पूर्व अनुमति शामिल है बल्कि ये भी ध्यान रखना है कि ये जो विवरण रखा गया है, दरअसल ये विवरण है कौन सा? तो सरकार की प्राप्तियों का विवरण है और उसके व्यय का। ये कैसा है? अनुमानित है। अर्थात आगे ये व्यय किया जाएगा या प्राप्तियां होंगी तो ये भविष्य के लिए बताया जा रहा है ना कि इतनी हमारी प्राप्तियां होंगी। तो ये क्या है? अनुमान है। ये वास्तविक आंकड़ा नहीं है। तो केवल इतना समझना है कि पहले ये अनुमान है। कैसा? वार्षिक वित्तीय विवरण है तो सरकार की कहां से कितनी प्राप्तियां होंगी और सरकार किन किन मदों पर कितना व्यय करेगी, ये सब कहां पर व्यय होगा, ऐसे आप कह सकते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार की जो मुख्य बजट से संबंधित घोषणा पत्र है उसको हम कह रहे हैं कि सरकार कहां कहां पर कितना खर्च करना चाह रही है, उसका घोषणा पत्र है, सरकार ये बता रही है। साथ साथ अवधि की बात करें कि ये कितने समय का होता है तो हमने ये बात कर लिया था कि दरअसल यह एक वित्तीय वर्ष का है। एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की बात हो रही है। ये भी बातें आपके समझ में आ गई। अब इन बातों को समझने के बाद हम लोगों ने ये कह लिया था कि ये तो बातें ठीक हैं। अब इससे हमने वित्तीय वर्ष से संबंधित जो बातें थी ये हमने कहा था कि राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, इसमें दोनों में कहा गया था कि सरकार की संपत्ति और देनदारियां से ये संबंधित है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। इसके अलावा हमने ये बात कर लिया था कि जो बजट है इसका उद्देश्य क्या है। अगर हम बजट के उद्देश्य को समझ लें तो बाकी सारी चीजें हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा कि दरअसल ये बजट क्यों लाया जा रहा है। ठीक है, तो सरकार जो राजकोषीय नीति है, राजकोषीय नीति के माध्यम से आप ऐसे कह सकते हैं कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत बजट आता है। क्योंकि राजकोषीय नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसे लागू करने के लिए सरकार बजट लेकर के आती है। बजट क्या है? अनुमान है। किसका अनुमान है? तो एक वर्ष का। एक वर्ष में किस चीज का अनुमान है? तो प्राप्तियों और व्यय का। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बजट का उद्देश्य है जन कल्याण। और जन कल्याण कैसे करना? जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई अवसंरचना विकास कर दिया। आप थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि सरकार ने एक अस्पताल बना दिया और उस अस्पताल के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। सरकार ने सड़क बना दिया, उससे लोगों को लाभ हो रहा है। इसके अलावा इन सभी कार्यों को, जैसे जो सरकार बजट का उद्देश्य रखती है, उन सभी के माध्यम से अर्थव्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप करती है। जैसे बजट के आवंटन का कार्य, इसमें हमने ये कह लिया कि बजट का आवंटन का कार्य किया जाता है। और बजट के आवंटन के कार्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो आवंटन किया जा रहा है योजनाओं के माध्यम से भी किया जाता है। लेकिन 2016-17 के बजट में जो योजनाओं के माध्यम से, जैसे आप जब उसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय, इसको 2016-17 के बजट में हटा दिया गया। और हटाने के बाद फिर यहाँ पर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इसमें इसको समाहित कर दिया गया। ये सारी बातें। पुनः आवंटन किसका? तो संसाधनों का। वित्तीय संसाधन भी एक संसाधन है या वित्त भी एक संसाधन है। स्थिरीकरण, इसके माध्यम से स्थिरता लाने का प्रयास किया जाता है। तो ये बातें कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बातें थी इसको हम लोगों ने ऐसे भी देख लिया था
तो सरकारी जो बजट है, सरकारी बजट के आवंटन का कार्य वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराना, वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराना, इसका कार्य क्या होता है? तो कैसी वस्तुएं? तो जैसे सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं, कौन कौन सी इसमें बातें शामिल थी? तो हमने ये कहा सुरक्षा से संबंधित है, सड़क और उसके साथ साथ प्रशासन। ये क्या है? सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं। जब हम सड़क की बात कर रहे हैं तो सड़क क्या है? उसको हम वस्तु मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सुरक्षा, सुरक्षा भी उपलब्ध सरकार कराती है और सरकार का उस पर खर्च होता है। प्रशासन की सुविधाएं भी सरकार उपलब्ध करा रही है और इसके साथ साथ हमने ये भी बात किया था कि सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग। अब यहाँ पर उपभोग में प्रतिद्वंदात्मक नहीं है, ये हम लोगों ने बात कर लिया था। ये किसके उपभोग की बात की जा रही है? सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग की बात की जा रही है। इसके अलावा सार्वजनिक वस्तु की बात करें तो गैर अपवर्जनीय होते हैं, ये भी हम लोगों ने कल के सेशन में देखा था। वस्तुओं के लिए सार्वजनिक प्रबंधन की भी बात हुई थी। ये सारी बातें कल के सेशन में केवल आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए कि हम यहाँ से अब शुरू कर रहे हैं। अब हमने जो देखा था, हमने ये कहा था कि जब बजट की बात होती है, बजट को इम्प्लीमेंट करना अर्थात राजकोषीय नीति को बजट के माध्यम से लागू करना। अब उसके कंपोनेंट के रूप में हम इसे देख रहे हैं और जब कंपोनेंट के रूप में देख रहे हैं तो यहाँ पर बताइए, जो सरकारी बजट है, सरकारी बजट को दो भागों में हमने बांटा। एक को कहा कि राजस्व बजट है और दूसरे को कहा कि यह कैपिटल बजट है, जिसे पूंजीगत बजट भी कहा जाता है, ठीक है, पूंजीगत बजट। इसके दो भाग हैं। अब इसके दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। तो हम लोगों ने अगर याद हो तो मैंने क्या बताया था कि जो विवरण है, विवरण, ये कैसा विवरण है? विवरण में हम लोगों ने बात किया था कि प्राप्तियां हैं और व्यय है, यही तो है। दो विवरण की हम लोगों ने बात की थी। अब दोनों के साथ साथ अब आगे लेकर के चलेंगे इसमें क्या क्या बातें। हालांकि यहाँ पर देखिए योजनागत और गैर योजनागत है, इनको हम आगे चल करके जब समाप्त कर दिया गया तो उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या कर दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बार एनसीईआरटी को लेकर के चलते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर जो प्रतिद्वंदात्मक नहीं है वहां से शुरू कर लेते हैं, क्या क्या बातें इसमें कही गई थी। जैसे हमने बात किया था कि निजी वस्तुओं जैसे कपड़े, कार, खाद्य सामग्री तथा सार्वजनिक वस्तुओं में अंतर समझना होगा। इसमें दो मुख्य अंतर है। पहला तो यह कि सार्वजनिक वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध हैं तथा इनके लाभ किसी एक विशेष उपभोक्ता तक ही सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति चॉकलेट खाता है या कमीज पहनता है तो ये वस्तुएं अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी, ठीक है। ये बातें यहाँ तक हो गई थी, दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सार्वजनिक प्रावधान तथा सार्वजनिक उत्पादन के बारे में यहाँ पर कहा गया था में अंतर होता है। वस्तुओं की सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अभिप्राय है कि इनका वित्त पोषण बजट द्वारा किया जा रहा है। अब यहीं से शुरुआत हो जाता है सार्वजनिक प्रबंधन तथा सार्वजनिक उत्पादन, दोनों में अंतर है। जैसे वस्तुओं की सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा, किस चीज की? यहाँ पर कहा जा रहा है कि वस्तुओं की सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अभिप्राय है कि इनका वित्त पोषण, अर्थात वित्त पोषण कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा है तथा बिना कोई प्रत्यक्ष भुगतान किए इनका उपयोग किया जा सकता है। डायरेक्ट आप भुगतान करते हैं क्या सड़क के लिए? जैसे सुविधा है, नहीं करते हैं। अब यहाँ पर अब आप कहेंगे कि टोल टैक्स देते हैं इत्यादि इत्यादि, वो सारी बातें अलग हैं, इसको समझिए। सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र के द्वारा या सरकार के द्वारा, दोनों के द्वारा किया जा सकता है और हम लोग इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। जब वस्तुओं का उत्पादन सीधे सरकार द्वारा किया जाता है तो इसे सार्वजनिक उत्पादन कहा जाता है। सरकार द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति को आवंटन कार्य कहा जाता है। सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति, यहाँ पर आपूर्ति जब सुनिश्चित की जा रही है तो इसको कहा जा रहा है कि इसका नाम हम आवंटन दे रहे हैं, ठीक है।
अब सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य, पुनः आवंटन अध्याय 2 में से, अब इसी में कहा गया है, अध्याय 2 में से हमें पता है कि देश की कुल राष्ट्रीय आय का प्रवाह या तो निजी क्षेत्र की ओर से होता है, अर्थात फर्मों तथा घरेलू क्षेत्र के द्वारा। तो फर्म और हाउस होल्ड हम लोगों ने 2 बात कर लिया था। जो इकाइयां हैं, आर्थिक इकाइयां, उनकी बात की थी, और उन आर्थिक इकाइयों में हमने तीनों को समझ लिया था। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, अर्थात फर्मों तथा घरेलू क्षेत्र की ओर जिसे निजी आय कहा जाता है, या सरकार की ओर जिसे सार्वजनिक आय कहा जाता है। निजी आय में से जो भाग अंततः घरेलू क्षेत्र तक पहुंचता है उसे वैयक्तिक आय कहा जाता है, तथा उसमें से जिस भाग को खर्च किया जा सकता है वह भाग प्रयोज्य कहलाता है। तो जो हमने कहा था कि व्यक्तिगत आय और प्रयोज्य आय, उन दोनों में अंतर होता है, तो दोनों बातें यहां पर आ गई। अब इसका प्रयोग आगे चल करके किया जा सकता है। तो ठीक है, सरकारी क्षेत्र हस्तांतरण भुगतान के द्वारा तथा कर एकत्रीकरण के द्वारा घरेलू क्षेत्र की प्रयोज्य आय को प्रभावित कर सकता है। किसके द्वारा, यहां पर देखिए, यहीं से आगे का जो बजट है उससे संबंधित बातें हमें समझ में आएंगी। इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर देखिए, सरकारी क्षेत्र हस्तांतरण भुगतान के द्वारा तथा कर एकत्रीकरण के द्वारा, ये क्या कह रहा है, हस्तांतरण भुगतान। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो नेशनल इनकम में जो शामिल किया जाता है उसे हमने कहा था जो उत्पादन का परिणाम है। ठीक है, अर्थात आपने ये कहा था कि एक वित्तीय वर्ष में, और जो लास्ट वाला बता रहा हूं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, कैसे, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। तो राष्ट्रीय आय में हम उन्हीं के मूल्य को शामिल करते हैं जो किसी उत्पादन का परिणाम है। हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते किसको, तो जो हस्तांतरित आय है। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने यहां पर बताया था कि हस्तांतरित आय कौन सा है, जो किसी विद्यार्थी इसको क्या दे दिया गया, स्कॉलरशिप दे दिया गया, यहां पर विधवा पेंशन दे दिया गया, विधवा पेंशन के अलावा वृद्धा पेंशन दे दिया गया। ठीक है, वृद्धा पेंशन दे दिया गया, ये भी शामिल नहीं किया गया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी कहा था कि घरेलू जो महिलाओं के द्वारा घरेलू कार्य किए जाते हैं उनको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। इसको आप हस्तांतरित आय में नहीं रखेंगे, यहाँ पर सिर्फ बताने के लिए, मैंने समझाने के लिए बताया। तो अब यहाँ पर देखिए सरकार क्या कर रही है कि सरकारी क्षेत्र हस्तांतरण भुगतान, तो हमने, अब इसकी बात हो गई, ये बात समझ में आ गई। तो यहीं पर अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था कि एक होती है व्यक्तिगत आय, और व्यक्तिगत आय में क्या था कि परिवार समस्त, ठीक है, सभी स्रोतों से प्राप्त आय, तो सभी स्रोतों से प्राप्त आय अगर मान लेते हैं परिवार को कुल कितना हो रहा है, मैंने एग्जाम्पल के जरिए बताया था कि 10 के ये है, तो 10 के ये टोटल है ना। अच्छा, जब प्रयोज्य आय इसकी बात हमने की थी, तो हमने ये कहा था कि इसमें जैसे 10 के आय आपकी हुई सभी स्रोतों से, इसमें से सरकार ने ये कहा कि 2 के आप मुझे टैक्स दे दीजिए। ठीक, अब बचा कितना, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारे पास बचा 8 के, तो एक व्यक्ति खर्च कितना करेगा, केवल उसके पास 8 के बचा तो यही तो खर्च करेगा। तो प्रयोज्य अर्थात जिसका प्रयोग कर सकता है कि अपने किसी खर्चे के लिए, जैसे व्यय के लिए, किसी भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इससे ही कहा जा रहा है कि यह प्रयोज्य है। ठीक है, अब यहां पर कहा गया हस्तांतरण भुगतान के द्वारा या कर एकत्रीकरण के द्वारा, तो यहां पर 2 बातें हैं। 2 बातें कौन कौन सी हैं, सबसे पहली बात यहां पर देखिए, ये कहा जा रहा है
कि सरकारी क्षेत्र हस्तांतरण भुगतान के द्वारा, हस्तांतरण भुगतान ये वाला था, ये पूरा हस्तांतरण भुगतान है। और हस्तांतरण भुगतान के साथ साथ जब हम इसको कह रहे हैं व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, ठीक है, तो दोनों को जब हम कह रहे हैं तो यहां पर हमने 8 के देखा था कि 8000 बचता है। और ये जो 8000 बचता है, ये 8000 क्यों बचा, ये 10 था, 8000 क्यों बचा, क्योंकि इसमें से सरकार ने टैक्स ले लिया। तो यही तो कहा जा रहा है कि कर एकत्रीकरण, किससे, लोगों से कर एकत्र किया गया है और एकत्र करके उसका वितरण किया जा रहा है। तो ये सारी बातें यहां से कोरिलेट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं सभी बातों का आप आगे चल करके प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। अब यहां पर कहा गया है, ठीक है, कि कर एकत्रीकरण के द्वारा घरेलू क्षेत्र की प्रयोज्य आय को प्रभावित कर सकता है कौन, सरकार कर सकती है, किसके माध्यम से, बजट के माध्यम से। इस प्रकार सरकार आय के वितरण को परिवर्तित कर सकती है, आय के वितरण को। एक व्यक्ति जिसकी इनकम अधिक है और एक व्यक्ति जिसकी इनकम कम है, तो अधिक वाले से लेकर के कम वाले को दिया जा रहा है। तो क्या डायरेक्ट दिया जा रहा है, नहीं, अलग अलग माध्यमों से तो यहाँ पर परिवर्तित कर सकती है तथा समाज को आय वितरण का एक ऐसी स्थिति में पहुंचा सकती है जिसे न्यायसंगत माना जाता है और जिसे कहा जा रहा है कि यह वितरण कार्य है। क्लियर है? अच्छा, यहां पर सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य, अब वो एक एक करके सभी बातों को समझ लेते हैं, फिर चलते हैं अपने बजट वाले सेक्शन पर। सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य, सरकार को आय तथा रोजगार में उतार चढ़ाव को भी कम करना होता है। किसमें, दो बातें यहां पर है, आय, किसकी आय, लोगों की आय, और रोजगार, ठीक है, दोनों में उतार चढ़ाव जो है, उतार चढ़ाव को भी कम करना पड़ता है। ठीक, अब इसके लिए अर्थव्यवस्था में रोजगार का तथा कीमतों का स्तर कुल मांग पर निर्भर करता है। अब सारी बातें जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है वो सब कुछ यहाँ पर उसका प्रयोग किया जाएगा, सब कुछ इसमें काम आएगा। तो आप बताइए कि अर्थव्यवस्था में अगर हमने ये कहा कि आय और रोजगार, और यहाँ पर कहा गया है उतार चढ़ाव को भी कम करना होता है। अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा कीमतों का स्तर कुल मांग पर निर्भर करता है, किस चीज की, तो हमने कहा था अगर वस्तु की मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है तो इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी, और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हमें उत्पादन करना होगा। ठीक है, उत्पादन करेगा कौन, तो जो उत्पादक के चार कारक हैं, आप एक फर्म की बात कर लीजिए, फर्म ही तो इनका उपयोग करता है। उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो उत्पादन करने वाला कौन, तो उत्पादन के चार कारकों में कौन शामिल था, मजदूर शामिल था, और मजदूर को मजदूरी मिल रही थी। तो यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, और जब उत्पादन होगा तो यहीं पर रोजगार लोगों को मिलेगा। तो अब यहाँ इस लाइन को पढ़िए, कहा जा रहा है कि कीमतों का स्तर कुल मांग पर निर्भर करता है तथा कुल मांग सरकार के अतिरिक्त, हाँ, सरकार के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के लाखों करोड़ों कारकों के व्यक्तिगत निर्णय पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर उतार चढ़ाव को भी कम करना होता है। अर्थव्यवस्था में रोजगार का तथा कीमतों का असर कुल मांग पर निर्भर करता है। तो अर्थव्यवस्था में मांग कितनी है, इस पर निर्भर करता है कि लोगों की आय कितनी होगी और साथ ही साथ रोजगार कितना सृजन होगा। अगर डिमांड अधिक है, डिमांड अधिक है तो यहाँ पर आपूर्ति बढ़ाने के लिए उत्पादन होगा, और उत्पादन जब होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो यहीं से लोगों की आय बढ़ेगी, अर्थात आय का सृजन हो रहा है, आय बढ़ रही है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। इसके साथ साथ यहां पर कहा जा रहा है कुल मांग सरकार के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के लाखों करोड़ों कारकों के व्यक्तिगत निर्णयों का परिणाम है। व्यक्तिगत निर्णय कैसा, उत्पादन करने का निर्णय लिया, ठीक है, निर्णयों पर निर्भर करती है। ये निर्णय भी कई कारकों जैसे आय तथा साख की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अब आय तथा साख की उपलब्धता, अगर आपकी आय हुई और आपकी साख बढ़ी, साख यहां पर दोनों की बात कर लीजिए, बैंक की भी बात कर लीजिए, आप अपनी बात कर लीजिए। इसको ऐसे समझिए कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो हम क्या करेंगे, यहां पर आय सृजन करने के लिए कुछ कर सकते हैं, या उसका निवेश कर सकते हैं,
या उपभोग व्यय कर सकते हैं। तो आय तथा साख की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो साख की उपलब्धता कौन सुनिश्चित करेगा? तो बैंक सुनिश्चित करेगा। साख की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। किसी भी समय में ऐसा हो सकता है कि मांग का स्तर श्रम तथा अर्थव्यवस्था के अन्य संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए अपर्याप्त हो। अब क्योंकि मजदूरी दर तथा कीमतें एक स्तर के बाद और नीचे नहीं गिरती, रोजगार स्वतः अपने पूर्णकाल स्तर पर नहीं पहुंचता। सरकार को समग्र मांग के स्तर बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना पड़ता है, समग्र मांग को बढ़ाने के लिए। अब जब यही चीजें समग्र मांग को बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है और जब हस्तक्षेप करने की बात आती है तो यहीं पर बात आती है घाटे का बजट। अब घाटे का बजट यहीं से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हालांकि वो आगे चल करके आएगा, समग्र मांग स्तर बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो अर्थव्यवस्था में कैसे हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्या हस्तक्षेप करना पड़ता है और क्यों करना पड़ता है, ये सारे सवाल हमारे पास आएंगे। अब एक बात बताइए, यहीं पर इसको समझ लेते हैं, आप लोग इसको रिमाइंड करते रहिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये जनता है, ठीक है, और यहां पर जो बाजार है अर्थव्यवस्था में डिमांड कम है, ठीक है। डिमांड कम क्यों है? क्योंकि लोगों की क्रय क्षमता कम है। अब सरकार क्या करेगी? यहां पर इसको कहेगी कि हम यहां व्यय कर रहे हैं। सरकार अलग अलग माध्यमों से लोगों को पैसा देगी। पैसा देने का मतलब कि उनकी आय बढ़ा रही है, ठीक है। तो सरकार ने यहां पर क्या किया? सरकार ने यहां पर 110 रुपए दिया, यहां पर दिख नहीं रहा है, सरकार इस व्यक्ति को कितना दिया? 100 रुपए, 110 रुपए इस पर व्यय किया और इसी व्यक्ति से अर्थात जनता से उसने 100 रुपए टैक्स के रूप में ले लिया। कितना? कर के रूप में। अब बात बताइए, सरकार ने जो व्यय किया और सरकार ने जो टैक्स के रूप में वसूला, प्राप्त किया, इन दोनों में हमने देखा कि 10 रुपए का अंतर है, 10 रुपए का। और ये जो 10 रुपए का अंतर है, ये सरकार को घाटा है। तो सरकार को घाटा हो रहा है तो इसके माध्यम से कर क्या रही है? अब इस व्यक्ति के पास, जनता के पास पैसा, अर्थात यहां इसकी जो आय है वो बढ़ी हुई है, अर्थात इसके पास रुपया ज्यादा है। अब रुपया ज्यादा है तो ये क्या करेगा? ये मांग करेगा, अर्थात यहां पर डिमांड कम है तो अब यही इस पैसे का प्रयोग करके डी बढ़ा देगा, अर्थात डिमांड बढ़ा देगा। और जब डिमांड बढ़ेगा इसका मतलब ये है कि इसकी क्रय क्षमता जो पहले कम थी अब बढ़ गई, और क्रय क्षमता बढ़ी इसका मतलब ये है कि अब ये मांग करेगा और उसके लिए उत्पादन होगा। क्या होगा? उत्पादन। और जब उत्पादन होगा तो इसमें रोजगार की जरूरत होगी, बिना रोजगार के उत्पादन कैसे होगा? ये सारी चीजें होंगी। तो यही बात यहां पर कहा जा रहा है। हाँ, यहां पर कहा गया है, देखिए, कि सरकार को समग्र मांग का स्तर बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना पड़ता है। किसके माध्यम से? बजट के माध्यम से। और लोगों की डिमांड को बढ़ाती है कौन? सरकार। किसके माध्यम से? राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति के अंतर्गत बजट, ठीक है। तो यहां हमने इसको समझ लिया। अब इसको और डिटेल में आगे चल करके समझने वाले हैं। दूसरी बात यहां पर क्या कही जा रही है कि दूसरी ओर कई बार ऐसा भी हो सकता है, ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि ताकि आप लोगों को बता चुका हूं ये चीजें और क्लियर हो जाएं, वरना पीडीएफ से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है फिलहाल। दूसरी ओर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अधिक रोजगार की स्थिति में मांग उपलब्ध उत्पादन से अधिक हो। अब दूसरी स्थिति कौन सी है? दूसरी स्थिति ये कहा जा रहा है कि ऐसी संभावना हो सकती है कि मांग ज्यादा हो, ठीक है, मांग अधिक हो और उत्पादन जो है
उत्पादन का मतलब आपूर्ति, ठीक है, उत्पादन कम है। आप इस उत्पादन को ऐसे भी कह सकते हैं कि आपूर्ति कम है। क्या कम है? आपूर्ति कम है। अब लोगों की आय बढ़ गई है तो मांग ज्यादा कर रहे हैं, आपूर्ति कम हो रही है, तो इसे भी तो सरकार को नियंत्रित करना है। नियंत्रित कैसे करेगी? तो नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या करती है, ये कहती है, वही वाली स्थिति, यह एक जनता है, ये जनता है। सरकार ने क्या किया, यहां पर इनको दिया कितना, इनको 100 रुपए दी, ठीक है, और उसके बाद 110 रुपए इनसे टैक्स के रूप में अर्थात कर के रूप में वसूल लिया। ये स्थिति कब हो रही है? अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। यहां पर डी अधिक है और एस कम है, तो इन दोनों के बीच में गैप को कम करना है ना, इन दोनों के बीच में, अर्थात जितना हो सकता है इस गैप को हम कम कर लें। तो अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार ने 100 रुपया दिया, 110 रुपया ले लिया, जनता के पास बचत कम हो गया या मुद्रा कम हो गई, और मुद्रा कम हो गई तो यानी कि यहीं से हमने डी को कंट्रोल कर लिया और एस हमारा जैसा है वैसा है। तो हमने डी और एस, ऐसे कह लीजिए, डी प्लस एस दोनों के मध्य जो अंतर है, अंतर कम कर लिया, अंतर कम कर लिया, ठीक है। अब यहां पर बातें समझ में आ गई होंगी। इसी को कहा जाता है सरकार का हस्तक्षेप, चाहे वह मांग का विस्तार करना हो। तो जो इससे पहले हमने समझा था वो सरकार मांग का विस्तार कर रही थी, और यहां पर जो हम कह रहे हैं, अभी जो देख रहे हैं, ये मांग का विस्तार नहीं बल्कि मांग में कमी ला रही है। तो इसको कहा जाता है कि स्थिरीकरण का कार्य सरकार कर रही है। किसमें? अर्थव्यवस्था में। तो अब यहीं से सोचिए, जो स्थिरीकरण का कार्य सरकार ने किया, तो सरकार अर्थव्यवस्था में, आप ऐसे भी तो कह सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन कर रही है। तो डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन कर रही है। अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कर रही है। क्या कर रही है? नियंत्रित कर रही है। तो आरबीआई नियंत्रित कर रही है, आरबीआई अपना काम कर रही है, सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से अपना काम कर रही है, ठीक। तो अब यहां पर कहा गया है प्राप्तियों का वर्गीकरण। अब यहीं से शुरू होता है कि ये जो प्राप्तियों का वर्गीकरण है ये क्या है। जैसे राजस्व प्राप्तियां क्या हैं, और जो राजस्व बजट, और उसके साथ साथ अलग अलग करके हम उसको देखेंगे। हम लोगों ने दो भागों में बांटा था बजट को। एक को कहा था जो राजस्व बजट, और उसके बाद हमने कहा था कि पूंजीगत बजट, या पूंजी बजट भी कई बार कह दिया जाता है, लेकिन पूंजीगत बजट वो पूरा सेंटेंस, वो पूरा बोलना ठीक रहता है। अब इसी बात को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, जो सरकारी बजट हैं उसके कितने भाग हैं। तो सरकारी बजट को हमने कहा कि एक तो है राजस्व बजट, ठीक है, रेवेन्यू बजट, और यहां पर कहा जा रहा है पूंजीगत बजट, जिसे कैपिटल बजट भी कहा जा रहा है। अब पुनः दोनों को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया है कि राजस्व प्राप्तियां, और एक को कहा राजस्व व्यय, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत क्या है? वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। वित्तीय विवरण कैसा? तो हमने यहीं पर बात कर लिया था प्राप्ति, और व्यय, यही है ना। और ये कैसा है? ये हमने कह दिया था कि यह अनुमानित है, अनुमानित, यही तो है। अब इन सभी बातों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम किसकी बात करने वाले हैं? हम यहां पर बात करेंगे कि राजस्व बजट क्या होता है।
तो राजस्व बजट को पुनः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जा रहा है कि राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट और राजस्व व्यय, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहां पर देखिए, यहां राजस्व बजट के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्व बजट तो आप लोगों ने समझ लिया। अब जो सबसे पहले राजस्व प्राप्तियां हैं उसको समझ लेते हैं। तो दरअसल जो इसकी डेफिनेशन है वो ये कहती है कि सरकार की ऐसी प्राप्तियां जिससे सरकार की देयता में कमी आती है और न ही परिसंपत्तियों में कमी आती है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि देखिए, हम ये कह रहे हैं कि यह रेवेन्यू रिसिप्ट, प्राप्तियों को रिसिप्ट कहा जाता है, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब यहां पर दो बातें, ये क्या है? देखिए, ये कह रहे हैं, यहां पर हम कह रहे हैं देयता या इसे लायबिलिटी कहा जाता है, और यहां पर परिसंपत्ति इसे आप ए से डिनोट कर लीजिए और इसे एल से डिनोट कर लीजिए, लायबिलिटी, ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट, इसकी परिभाषा हमने देखी कि ऐसी प्राप्तियां, अर्थात सरकार की ऐसी प्राप्तियां जिससे यहां पर जो देयता है, देयता में क्या हो रही है? ऐसी प्राप्तियां जिससे, यह सरकार की बात की जा रही है, सरकार को ही प्राप्त हो रही है, सरकार की देयता में, अर्थात ये देयता है, देयता में क्या हो रही है? बताइए, कमी होगी या वृद्धि होगी? जो आप टैक्स सरकार को दे रहे हैं, सरकार उसके बदले आपको कुछ दे रही है क्या? तो सरकार की देयता उस पर बन रही है, मतलब सरकार को ऋण थोड़ी आप दे रहे हैं। तो देयता में न तो कमी आती है और न ही परिसंपत्ति में। तो यहां पर देयता में कमी नहीं आ रही है, तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया। परिसंपत्ति में भी कमी आ रही है क्या? परिसंपत्ति में भी कमी नहीं आ रही है। तो अगर इसे सेंटेंस में बोलना हो तो राजस्व प्राप्तियां क्या हैं? तो राजस्व प्राप्तियां सरकार की ऐसी प्राप्तियां हैं जिससे सरकार की देयता में न तो कमी आती है और न ही परिसंपत्ति में कमी आती है। तो दोनों में कमी नहीं आ रही है। अब इसको हम कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने टैक्स दिया। अब टैक्स दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है, दो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में मत फंसिए, इसको केवल हम कह रहे हैं कि केवल टैक्स है। क्या है? केवल टैक्स है, ठीक है। तो जो टैक्स हम दे रहे हैं उसके बदले सरकार की देयता बढ़ रही है क्या? हम पर देयता बढ़ रही है, मतलब हमें कोई चुकाना है। तो एसेट और लायबिलिटी आप लोगों को याद होगा कि देयता क्या है, परिसंपत्ति क्या है। सरकार की न तो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सरकार की न तो देयता में वृद्धि होती है और न ही परिसंपत्ति में कमी आती है। कमी नहीं आ रही है, परिसंपत्ति सरकार की बढ़ ही रही है। जो भी आपने दिया टैक्स के रूप में, जितने लोगों से सरकार को प्राप्त हुआ, इसका मतलब यह है कि सरकार की परिसंपत्ति में कमी नहीं आ रही है, ठीक है, जैसे कि टैक्स। अब इसमें कहा जा रहा है कि दो बातें हमें ध्यान रखनी है। जो टैक्स हैं वो दो प्रकार के टैक्स हैं। एक को कहा गया कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर, जैसे हमने कहा कि व्यक्तिगत आय पर, ठीक है, व्यक्तिगत आय क्या है? यहां पर राजस्व प्राप्तियां, इसको हमने कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष। कैसा है, टैक्स की बात की जा रही है ना, तो इसमें क्या बात होगी, व्यक्तिगत आय की बात हो रही है। और व्यक्तिगत आय के साथ साथ जो आपने उपहार लिया वहां से भी इनकम हुई, वो भी तो आपके आय में गिना जाएगा। इसके अलावा जो संपत्ति कर है इसको भी इसमें शामिल कर लीजिए। इसमें संपत्ति कर और निगम कर। अब इसको समझिए कि जो भी कंपनियां, निगम की बात कर लीजिए, जो भी कंपनी अधिनियम 2013, पहले 1956 अब 2013 के तहत स्थापित है, उस पर सरकार कुछ कर लगाती है। और जो टैक्स लगाती है सरकार कंपनियों की आय पर, उसको हम कह रहे हैं कि यह निगम कर है। ठीक है, सरकार उनसे निगम कर लेती है। बाकी सारी चीजों को भूल जाइए, निगम कर समझिए कि निगम कर के रूप में लिया जाता है। आगे चल करके हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर दो बातें हमने समझ लिया। अब अगली बात होती है अप्रत्यक्ष कर की। अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पादन कर हो गया, उत्पादन कर के अलावा जो सीमा शुल्क होता है, यहां पर उत्पादन कर, सीमा शुल्क, सेवा शुल्क, इनको हमने कहा कि यह क्या है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। और एक हमने कहा, इसको जब आप कहेंगे तो यहां पर एक चीज और ऐड करना जरूरी है, इसको कहा जा रहा है कर राजस्व। इसको कर राजस्व कहा जा रहा है। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया जा रहा है। ठीक है, ये बातें। अब यहीं से सवाल आएगा, थोड़ा सा इसको विस्तार से ऐसे समझ लेते हैं कि भारत में कैसी कर व्यवस्था है और कैसा करारोपण किया जाता है। तो भारत में मिश्रण है या मिश्रित रूप देखने को मिलता है, लेकिन केवल इतना यहां पर बता दे रहा हूं, आगे चल करके हम इसे और डिटेल में समझेंगे कि हमारे देश में प्रगतिशील करारोपण है। प्रगतिशील करारोपण का मतलब यह है कि जैसे जैसे प्रगतिशील करारोपण, अब यहां पर प्रगतिशील करारोपण, इसका मतलब यह है कि अगर आपकी आय बढ़ रही है तो जो कर की दर है ये भी बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रगतिशील करारोपण, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य पुनर्वितरण सुनिश्चित करना। जिसके पास संपत्ति ज्यादा है उससे लेकर के जिस व्यक्ति के पास संपत्ति कम है या जिस व्यक्ति की आय कम है, संपत्ति नहीं ऐसे समझिए, जिस व्यक्ति की आय कम है उस व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया जाता कि लीजिए आपकी आय कम है आपको दे दिया जाता है। पुनर्वितरण की यहाँ पर बात की जा रही है। और पुनर्वितरण के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अनिवार्य वस्तुएं, इसके माध्यम से अनिवार्य वस्तुएं उपलब्ध कराने का सरकार कार्य करती है। अनिवार्य वस्तुएं, अब यहाँ पर जैसे जो सेवाएं हैं, जो हम लोगों ने बात किया था कि सड़क इत्यादि, सुरक्षा इत्यादि, उस पर भी सरकार खर्च करती है। फिलहाल जो हम कह रहे हैं कि उद्देश्य इसका है, इसका उद्देश्य ये होता है कि जो अनिवार्य वस्तुएं हैं होती हैं, उन वस्तुओं के लिए जो शुल्क है वो निम्न हो या फिर शून्य हो सके। फिलहाल इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दो बातें, एक तो आपने समझ लिया कि जब हम राजस्व प्राप्तियों की बात कर रहे हैं तो राजस्व प्राप्तियां वह प्राप्तियां हैं जिससे सरकार की न तो देयता में वृद्धि होती है और न ही यहाँ पर देयता में न तो वृद्धि होती है और न ही परिसंपत्ति में कमी आती है। तो यहाँ रुकिए, इसको थोड़ा सा आप एरो को ऐसे कर लीजिएगा, इसका डायमेंशन चेंज कर लीजिएगा। न तो वृद्धि होती है और न ही इसकी परिसंपत्ति में कमी आती है। ठीक है, अब इस बात को, इसको हटा रहा हूं। एक आपने समझ लिया कि राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, ये क्या होती हैं।
अब इनको समझने के बाद फिर हम इसके डिवीजन को समझ लेते हैं। ये आप लोगों ने कर राजस्व समझ लिया। अब इसका यहां राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, तो यही बात यहां हम लोगों ने समझा है। देखिए राजस्व प्राप्तियां, तो राजस्व प्राप्तियों में अब इसको भी हम दो भाग में बांट करके देखते हैं। एक को कहते हैं कर राजस्व और दूसरे को कहते हैं गैर कर राजस्व। एक को हम कह रहे हैं कर राजस्व और दूसरे को कह रहे हैं गैर कर राजस्व। अब इसको कर राजस्व आपने समझ लिया। कर राजस्व को हम लोगों ने दो भागों में बांट करके देख लिया। कर राजस्व क्या है, तो इसमें हमने बात किया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि क्या था इसमें, प्रत्यक्ष कर था और यहां पर अप्रत्यक्ष कर था। ये दोनों हमने समझ लिया। अब बात ये आती है गैर जो कर राजस्व प्राप्तियां हैं वो कौन सी हैं। तो मान लीजिए इसको समझने के लिए थोड़ी देर के लिए ऐसे चलते हैं। तो एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आप कहीं रोड पर जा रहे हैं, ये रोड है, ठीक है, और यहीं पर एक और रोड है, ठीक है, ये है, यहां पर रेड लाइट लगी हुई है, यहां पर रेड लाइट लगी हुई है। अब आप इधर से जा रहे हैं, आपने देखा कि यहां पर सड़क पर ये क्या है, एक लग्जरी कार है, चूहे जैसा लग रहा है लेकिन लग्जरी कार समझ लीजिए, है ना। भावनाओं को समझिएगा, चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, और ये दूसरी लग्जरी कार है। ये जो ड्राइवर हैं एफ हैं और यहां पर एम है। इन भाई साहब को देखते ही इनकी बाँछें खिल गई कि अरे, ठीक है, बाँछें जहां भी होती हैं शरीर में खिल जाती हैं। जैसे ही इन्होंने देखा, इन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ये थोड़ा और आगे बढ़ा लिए, और जैसे ही आगे बढ़ाए तो यहाँ पर कुछ लाइन बनी होती है कि आपको इसके आगे अपनी गाड़ी नहीं खड़ी करनी है, यहाँ से पैदल लोग भी क्रॉस कर लें। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने जैसे आगे बढ़ाया वैसे ही आपने आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाते बढ़ाते दोनों लोग यहाँ पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद ये जो एम भाई साहब हैं, इनको रहा नहीं गया। ये जैसे ही रेड लाइट ग्रीन लाइट हुआ, ये कार एकदम बढ़िया वाली कार थी, ऑटोमेटिक कार, सर्र से बिना किसी गियर के, गियर लगाने की, ऑटोमेटिक का मतलब ही है कि गियर लगाने की जरूरत नहीं है, ये निकल गई। और जैसे ही इन्होंने निकला, ये भाई साहब देख रहे थे और निकलने की कोशिश किए, तब तक यहां से कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, और दूसरा व्यक्ति आ गया, ये इसमें फंस गए। और जैसे ही यहां पर एक व्यक्ति आता है इनके आगे, ऐसा तो होता ही है कि पैदल लोग या कोई भी ऐसा व्यक्ति बाइक लगा देता है, कार लगा देता है, अतिक्रमण तो होता ही है। अब ये भाई साहब नहीं जा पा रहे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब इधर से ये जो गाड़ी है ये आगे निकल रही है, लेफ्ट राइट करके और निकल जाएं। तब तक ये लेफ्ट राइट कर ही रहे थे, तब तक जो ग्रीन लाइट था वो रेड हो गया। रेड हो गया और वैसे ही यहीं पर एक व्यक्ति खड़ा था, यहीं पर, और उसने कहा कि रुको जरा, गाड़ी साइड में लगाओ। तो इन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा लगाओ, बताते हैं। तो इन्होंने लाइसेंस मांगा। लाइसेंस के बाद कहा कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है?
आपने रेड लाइट जंप करने की कोशिश की है और फिर इन पर कहा कि आपका 10,000 का चालान कटेगा, ठीक है। तो 10,000 का चालान यहां पर कट गया। किसका? एफ के चक्कर में एम का 10,000 का चालान कट गया। तो ये जो चालान कटा इसको हम क्या कह रहे हैं? ये जुर्माना तो है। तो आप इसको कहेंगे कि जुर्माना जो लगाया जाता है वो क्या है? यह गैर कर राजस्व प्राप्तियां हैं, ठीक। मान लीजिए अब ये जो एफ है, ठीक है, ये बेचारी अकेली थी, माता पिता की इकलौती संतान। पता चला कि इनके माता पिता पहले ही चल बसे थे और कोई था नहीं, और ये जैसे चल रही हैं वैसे आगे जाकर के ये भी चलते चलते अब इनके नाम 1 करोड़ की संपत्ति है, 1 CR। अब 1 CR की संपत्ति है तो ये तो भाई साहब कुछ कर नहीं सकते। सरकार ने देखा कोई आएगा इस पर दावा करेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति इन पर दावा नहीं कर पाया, क्योंकि आदतें ऐसी थी, या हो सकता है जो कुछ भी रहा हो, जिसकी वजह से यहां किसी भी रिश्तेदार से, किसी भी पास पड़ोस के व्यक्ति से कोई संबंध नहीं था। अब इनकी संपत्ति कैसी संपत्ति हो गई? आप एक तरह से कह सकते हैं बेनामी संपत्ति हो गई। बेनामी संपत्ति, हालांकि उसकी परिभाषा अलग है, फिलहाल यहां पर कह रहे हैं कि अब इनकी संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं है। और मालिक नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम? नहीं है मालिक, फिर समस्या है। तो सरकार को इनका 1 करोड़, इनकी 1 करोड़ की संपत्ति प्राप्त हो गई। तो आप कह सकते हैं जो बेनामी संपत्ति है वो प्राप्त हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहां पर बेनामी संपत्ति, ठीक, या इस संपत्ति का कोई वारिश नहीं है, आप ऐसे भी कह लीजिए। अब बात क्या होती है कि सरकार ने यहां पर, अब इनको हटा देते हैं, इन लोगों का काम खत्म हो गया है, हमने समझ लिया है। एक और बात होती है कि थोड़े समय के लिए मान लीजिए यूपी में योगी जी हैं और केंद्र में मोदी जी, ठीक है। दोनों की योगी मोदी बहुत अच्छी बनती हैं। अब हुआ क्या, इन्होंने कहा कि साहब विकास करना है, तो उन्होंने कहा खूब करो, कौन मना कर रहा है, यानी विकास करने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। इन्होंने इनको 20 करोड़ दे दिया। किस रूप में? ऋण के रूप में। अब 20 करोड़ मोदी जी ने योगी जी को दे दिया। अब 20 करोड़ दिया है तो ये अनुदान नहीं है। अनुदान का मतलब यह है कि दान है, उसका भुगतान नहीं करना है। लेकिन ये जो दिया गया है ये पूंजीगत व्यय के रूप में आएगा। अब मोदी जी ने जो दे दिया है ये पूंजीगत व्यय है। अब फिलहाल पूंजीगत व्यय को छोड़िए, ये समझिए कि 20 करोड़ इन्होंने दे दिया है। 20 करोड़ जो दिया गया है, अब योगी जी मोदी जी को इसका भुगतान भी तो करेंगे, लेकिन भुगतान अभी नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा कि भैया हमने विकास किया है। क्या किया है? विकास किया है। और विकास में हमने क्या किया है? सड़क बनाया है या ब्रिज बनाया है, ठीक है। इससे पैसा लंबे समय में रिटर्न होगा। जो रिटर्न है, रिटर्न यह लंबी अवधि में होगा। कहा ठीक है, लंबी अवधि में होगा, लेकिन तब तक आप इस पर ब्याज तो दीजिए। तो जो मोदी जी ने योगी जी को 20 करोड़ दिया था, इस 20 करोड़ पर इन्होंने कहा कि ठीक है आपको हम ब्याज दे देते हैं। तो मान के चलते हैं यहां पर 20 करोड़ का 50 लाख या
ऐसे मान लेते हैं, थोड़ा बहुत क्या माने, 1 करोड़ ब्याज हुआ, तो इस पर ब्याज की प्राप्ति हो गई। तो यहां से जो ब्याज की प्राप्ति हो रही है उसको हम कह रहे हैं कि यह क्या है, गैर ब्याज की प्राप्ति। ये क्या हो गया, गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व, सरकार ने निवेश किया कहीं पर भी और उस निवेश से लाभ प्राप्त हुआ, तो यहां निवेश से प्राप्त लाभ, गैर कर राजस्व। इसके अलावा और क्या हो सकता है, सरकार की जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के बदले भी सरकार को तो पैसा मिलता है, तो सेवाओं के बदले, सरकार की सेवाओं के बदले, सरकार की सेवाओं के बदले जो शुल्क मिल रहा है आप उसको कह लीजिए। साथ ही साथ संगठनों से जो प्राप्त सहायता है, विदेशी संगठन, आप यहां पर क्या कहेंगे, विदेशी संगठन, इनसे जो प्राप्त सहायता, इसको आय नहीं सहायता कहेंगे। विदेशी संगठनों से या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से या विदेशों से भी तो हमें, किसी देश से भी तो सहायता मिलता है। किसी देश ने यहां पर भारत सरकार को दे दिया कि आप विकास करिए, आपको हम सहायता दे रहे हैं, तो दूसरे देशों से प्राप्त सहायता, ये सभी क्या है, यह सभी गैर कर राजस्व हैं। ठीक है, अब यहां दो बातें आप लोगों ने देख लिया और दोनों को हम लोगों ने समझ लिया कि ये क्या क्या बातें इसमें हैं। अब एक बात बताइए, हमने कहा था कि राजस्व व्यय, और राजस्व व्यय के साथ साथ हमने इसमें देखा था कि एक राजस्व प्राप्तियां हैं, एक राजस्व व्यय है। तो राजस्व व्यय को, ये वाला हिस्सा जो है, अभी इसको छोड़ देते हैं। अब जो यहां पर था, ठीक है, इसको अभी हम ऐसे छोड़ दे रहे हैं। हम किस पर चल रहे हैं, हमने प्राप्तियों की बात की है ना, तो प्राप्तियों में यहीं पर जो पूंजीगत व्यय है, उसमें पूंजीगत प्राप्तियों पर बात कर लेते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों को समझ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, तो पूंजीगत प्राप्तियों का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि ब्याज की प्राप्ति, राजस्व की प्राप्ति, और राजस्व की प्राप्ति के साथ साथ आप ऐसे भी कह सकते हैं ऋण राशि की प्राप्ति, इन सब को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो पूंजीगत, यहां पर जो पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत व्यय में, एक मिनट, यहां पर थोड़ा सा यहां पूंजीगत बजट है, इसे आप बजट कर लेंगे। ठीक है, बजट, और बजट में पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। ठीक है, अब ये ठीक है। अब दो बातें ध्यान रखनी है। अब हमने कहा कि यह क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां। तो जो हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया था, उसी डायग्राम को फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। और हमने ये कहा कि यहाँ कुछ इस प्रकार से होगा। चारों को हालांकि समय समय पर मैं बनाऊंगा। यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट था, और यहाँ पर हमने देयता की बात की थी कि यह देयता है, जिसे एल हम कह रहे हैं। यह परिसंपत्ति है, परिसंपत्ति, ठीक है, या आप एसेट कह लीजिए। परिसंपत्ति ही रखते हैं इसको। ठीक है, हमने ये कहा था
कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं वह ऐसी प्राप्तियां हैं जिससे सरकार की देयता में वृद्धि न हो और परिसंपत्तियों में कमी न हो। वह क्या है? सरकार की ऐसी प्राप्तियां जिससे सरकार की देयता में न तो कमी हो और न ही इसकी परिसंपत्ति में कमी हो। ठीक है, देयता में वृद्धि न हो और परिसंपत्ति में कमी न हो, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ये बात हमने समझ लिया। अब यहाँ पर व्यय वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को छोड़ करके अब यहाँ पर कह रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट, यहाँ पर पूंजीगत व्यय और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, अभी इसको हम छोड़ दे रहे हैं और इसको भी हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भैया देखिए कैपिटल रिसिप्ट, तो सरकार की ऐसी प्राप्तियां या सरकार की ऐसी, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सरकार की ऐसी प्राप्तियां जिससे या तो सरकार की देयता बढ़ जाए, सरकार की देयता बढ़ जाए अर्थात लायबिलिटी बढ़ जाए, या परिसंपत्तियों में कमी आए। तो अब इसको कैसे समझेंगे? जो कैपिटल रिसिप्ट है इसमें क्या होगा? सरकार की देयता बढ़ जाए। ठीक है, देयता बढ़ेगी। अब ये कैसे बढ़ेगी अभी थोड़ी देर में समझेंगे। या तो सरकार की देयता बढ़ जाए या सरकार की जो परिसंपत्ति है, परिसंपत्ति इसमें कमी आ जाए। इसको कहते हैं कि यह पूंजीगत प्राप्तियां हैं। अब कैसे होगा इसको एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए आईएमएफ ने भारत को, यहां पर देखिए पूंजीगत लिखा है और पूंजीगत व्यय हम लोगों पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि पूंजी का मतलब क्या है, पूंजीगत व्यय का मतलब क्या है। तो यहां जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं इसको मैंने कहा कि एक आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब आईएमएफ से भारत सरकार को ऋण प्राप्त हो गया। क्या हो गया? आईएमएफ से लोन प्राप्त हुआ। अब ये लोन जो है छोटा अमाउंट तो होगा नहीं, आईएमएफ से प्राप्त लोन ये छोटा अमाउंट तो होगा नहीं, करोड़ों अरबों की बात होगी। अब करोड़ों अरबों की बात होगी तो जो ये लोन प्राप्त हुआ, लोन का मतलब ही है भविष्य में भुगतान। भुगतान करना है और ब्याज की भी अदायगी करनी है। क्या करनी है? ब्याज की अदायगी करनी है। तो भविष्य में या तो भुगतान करेंगे या ब्याज की अदायगी करेंगे। अब इससे क्या होगा? आईएमएफ से प्राप्त लोन की बात कर लिया कि ये भविष्य में भुगतान किया जाएगा। तो अगर भविष्य में भुगतान किया जाएगा तो बताइए जो लोन हमने लिया है उस पर ब्याज देंगे, तो ब्याज देंगे तो सरकार की एसेट में कमी आएगी, सरकार की जो परिसंपत्ति है उसमें कमी आएगी। और जो ऋण हमने दिया है उस पर हमने ये कह लिया कि सीधे सीधे तौर पर हमें ब्याज देना है और मूलधन भी लौटाना है। वो आया जरूर है, उसका प्रयोग हम जरूर करेंगे, उससे लाभ जरूर कमाएंगे, लेकिन सरकार की देयता बढ़ेगी ना। और साथ ही साथ सरकार की परिसंपत्ति जब हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो हमें लौटाना भी पड़ेगा, तो सरकार की देयता में वृद्धि होगी और उसकी परिसंपत्ति में कमी होगी। अच्छा, एक और बात समझिए। मान लीजिए कहीं ऐसी जगह पर, थोड़े समय के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पर अंबाला है दिल्ली के पास में, वहां पर एयरफोर्स है। ठीक है, ये एयरफोर्स का पूरा ये प्रांगण है, मतलब पूरा एयरफोर्स बेस है वहां पर। ये जो पूरा एरिया है, हमने कहा कि इस एरिया की जो जमीन है टोटल जो यूज हो पा रहा है वो इतना हिस्सा यूज हो पा रहा है, ये हिस्सा खाली पड़ा है। तो इस हिस्से को सरकार ने कहा कि काम करते हैं, ये जमीन खाली पड़ी है, इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस जमीन को किसको बेच देते हैं। तो सरकार ने जो जमीन यहां से बेच दिया, इससे क्या हुआ? सरकार की
हमने कहा कि देयता सरकार की परिसंपत्ति में इससे कमी आ गई। यहां पर देखिए सरकार की परिसंपत्ति में कमी आ गई, ये परिसंपत्ति इतनी थी, इसमें कमी आ गई। ठीक, देयता या तो हमने कहा है ना कि या तो देयता में वृद्धि हो या फिर परिसंपत्ति में कमी आए तो उसे पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। यहां से जो आय प्राप्त हुआ, सरकार को प्राप्त तो हुआ, ठीक है, राजस्व की प्राप्ति हुई, आय छोड़ दीजिए, आय शब्द नहीं, राजस्व की। तो जो यहां पर सरकार की संपत्ति में कमी आई उसी को तो हमने कहा कि परिसंपत्तियों में कमी आ रही है। अगली बात, ये बात आपने समझ ली। मान लीजिए विनिवेशीकरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, यहां पर यहीं पर थोड़े से स्पेस पे बना लेते हैं। एक क्या है, ये सरकार की एक कंपनी है, मान लेते हैं बीएसएनएल। ठीक, बीएसएनएल का सरकार ने इसमें विनिवेशीकरण कर दिया। अभी निजीकरण की बात नहीं करते हैं, केवल विनिवेशीकरण की बात करते हैं। सरकार ने इसका विनिवेशीकरण कर दिया। विनिवेशीकरण का मतलब यह है कि सरकार अपनी जो उसकी 100% इसमें हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी में धीरे धीरे कमी कर रही है। यहां पर 100% जो इसकी हिस्सेदारी है उसमें धीरे धीरे सरकार कमी कर रही है, निजी क्षेत्र को दायित्व दे रही है। तो ये जो विनिवेशीकरण हुआ है इससे सरकार की परिसंपत्ति तो बढ़ी है, अब परिसंपत्ति में कमी आई है। ठीक है, परिसंपत्ति में कमी आई है ना, और हमने कहा था कि या तो शब्द को याद रखना है कि या तो देयता में क्या हो, देयता में वृद्धि हो या फिर परिसंपत्ति में कमी आए। तो जो विनिवेशीकरण हुआ है उससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति तो हुई है और सरकार हर साल विनिवेशीकरण से कुछ लक्ष्य रखती है कि विनिवेशीकरण के माध्यम से हम इतना प्राप्ति कर लेंगे। तो जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल का जब विनिवेशीकरण किया गया सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो गई, लेकिन यहां पर सरकार की जो परिसंपत्ति है उस परिसंपत्ति में कमी आई। तो आसान भाषा में फिर से इसको बता देता हूं, पूंजीगत प्राप्तियां वह प्राप्तियां हैं जिससे सरकार की देयता में या तो वृद्धि हो या फिर उसकी परिसंपत्ति में कमी आए। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, अब इसको यहां पर लिख लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से हमने बात कर लिया, तो आप इसी में कहेंगे कि IMF से प्राप्त लोन, साथ ही परिसंपत्तियों की बिक्री या संपत्तियों की बिक्री या फिर आप कहेंगे विनिवेशीकरण, ठीक है, इन सब के माध्यम से सरकार को आय तो प्राप्त हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ उसकी परिसंपत्ति में भी कमी आ रही है। लेकिन एक ध्यान रखना है, प्रत्येक जो प्राप्ति होती है वह आय नहीं होती, ऋण आय नहीं है, ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों में लिख देता हूं कि सभी जो प्राप्ति होती हैं वो आय नहीं होती हैं, नोट करके, सभी प्राप्तियां आय नहीं होती हैं। यहां इन्वर्टेड कॉमा में भी मैंने कर दिया, ठीक है। इसके अलावा ऋण आय नहीं है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। ऋण आय नहीं है, ठीक है, दोनों को याद रखना है। अब जो बात हम लोगों ने रोका था कि एक तो यहां पर, अब इसको हटा देता हूं, पूंजीगत व्यय की बात करनी थी और
यहां पर जो हम लोगों ने बात किया था कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब सबसे पहले राजस्व व्यय की बात कर लेते हैं। तो पहले की क्या स्थिति थी? पहले स्थिति कुछ इस प्रकार से थी कि इसे दो भागों में बांटा जाता था। एक को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? गैर योजनागत, एक योजनागत व्यय और एक गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय और दूसरा गैर योजनागत व्यय। ये दो बातें याद रखेंगे और मैंने पहले भी बता दिया तो वो भी बात आप लोगों को याद रखेंगे। जैसे सरकार ने ये कहा कि हम शिक्षा पर व्यय करेंगे, शिक्षा पर व्यय करेंगे। सरकार ने कहा कि हम स्वास्थ्य पर व्यय करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके अलावा जो आवास है उस पर, आवास ये क्या है? यह गैर योजनागत व्यय हैं। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गरीबी के क्षेत्र में जो भी कार्य किया गया या गरीबी के लिए कार्य किया गया, गरीबी, या आप यहां पर एक और रोजगार के लिए, रोजगार के लिए, ठीक, यह योजनागत व्यय है। लेकिन जब गैर योजनागत की बात होगी तो यहीं पर सरकार लोगों को सब्सिडी देती है। सरकार न केवल सब्सिडी देती है, सब्सिडी दी जा रही है, रक्षा क्षेत्र पर, रक्षा पर व्यय किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो रक्षा व्यय भी कह सकते हैं। ब्याज की अदायगी होगी, जो सरकार ने ऋण लिया है, ब्याज, रक्षा व्यय, ब्याज की अदायगी, अदायगी ये भी क्या है? गैर योजनागत व्यय है। सरकार अपने कर्मचारियों को या जो पेंशन दिया जाता है, बाकी सारी चीजों को छोड़ करके यहां पर हम लिख रहे हैं कि पेंशन, यह क्या है? यह जो दिया जा रहा है इसको हम कह रहे हैं कि यह राजस्व व्यय है और इस राजस्व व्यय में ये सारी चीजें शामिल हैं। तो यही एक और चीज आप लोगों को याद रख लेनी है जो मैंने आपको बता दिया था कि बजट 2000, आम बजट 2016-17 में योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय को समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? इन दोनों को समाप्त कर दिया गया था। अब राजस्व व्यय में एक ऐसे भी, अब इसकी परिभाषा, बाकी सारी चीजें तो आप लोगों ने समझ लिया, अब इसको समझ लेते हैं। राजस्व व्यय, जैसे ब्याज का भुगतान हमने कहा, राजस्व व्यय वह व्यय है जिससे न तो सरकार की देयता में कमी आती है और न ही इसकी एसेट में वृद्धि होती है। तो यहां इसी बात को मैं परिभाषा पहले बताना भूल गया। चलिए कोई नहीं, हाँ, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि राजस्व व्यय वह व्यय है जिससे न तो सरकार की देयता में कमी आ रही है और न ही सरकार की एसेट में वृद्धि हो रही है। न तो
सरकार की देयता में कमी आ रही है, ना ही सरकार की एसेट में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में खर्च किया, गरीबी पर खर्च किया, शिक्षा पर खर्च किया, स्वास्थ्य पर खर्च किया, आवास पर खर्च किया। तो इससे क्या सरकार को कुछ प्राप्ति हुई? कुछ मिला? नहीं मिला। सरकार सब्सिडी दी, किसानों को सब्सिडी दे दी, तो उस सब्सिडी से सरकार को कुछ लाभ मिला क्या? सरकार को कुछ मिला? नहीं मिला। उसकी एसेट बढ़ी, उसकी परिसंपत्ति बढ़ी? नहीं बढ़ी। इसके अलावा रक्षा व्यय, अच्छा इसमें दो बातें शामिल हैं। रक्षा व्यय को आप एक और चीज यहां पर नोट कर लीजिएगा, जो रक्षा व्यय है, अगर सरकार ने, ठीक है, हमने ये कह दिया कि हम फाइटर प्लेन बनाए और फाइटर प्लेन बना करके हमने किसी देश को बेच दिया, तो देश को बेच दिया तो वो तो हमारे पूंजीगत व्यय में शामिल होगा, वो पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं उसमें शामिल होगा। लेकिन जब पूरे ओवरऑल रक्षा क्षेत्र पर या रक्षा पर व्यय की बात होगी तो उसे हम राजस्व व्यय में शामिल करते हैं। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अगर प्रारंभिक परीक्षा में इस तरह के सवाल आए तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि इसे राजस्व व्यय में ही, अगर हमने कुछ ऐसे एसेट बनाए हैं जिन्हें हम बेच पा रहे हैं और बेच करके हमें प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमें आय की प्राप्ति हो रही है या हमें मिल रहा है, तो उसको हम उस संदर्भ में देखेंगे। फिलहाल इसके कुल को हम इसी में शामिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि गैर योजनागत व्यय है। ठीक है, योजनागत व्यय में सब्सिडी, और सब्सिडी दिया तो सरकार को कोई सरकार की कोई एसेट नहीं बढ़ी। रक्षा क्षेत्र पर जो खर्च किया जाता है वो तो हमेशा खर्च करना है ना, उसमें कमी तो आने वाली है नहीं, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। जो ब्याज का भुगतान करना है, तो जो ब्याज का भुगतान किया गया है वो राजस्व के माध्यम से, राजस्व हमारा व्यय है। और पेंशन दिया गया है, पेंशन देने के बाद क्या सरकार की एसेट बढ़ती है? क्या एक बार पेंशन देने के बाद खत्म हो गया? नहीं हुआ, पेंशन तो देना ही है। तो इसलिए गैर योजनागत व्यय की बात कर रहे हैं, तो इस गैर योजनागत को, अब इसको आप हटा देंगे और इसको आप हटा देंगे और केवल राजस्व व्यय में ये सारी बातें आपकी शामिल हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब बात आती है पूंजीगत व्यय की। अब पूंजीगत व्यय इसको देख लेते हैं। हम लोगों ने यहां पर बात किया था कि पूंजीगत व्यय, इसको हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। तो हम लोगों ने जो समझने के लिए छोड़ा था, अब इसको देख लीजिए। पूंजीगत व्यय, अब इसको कहते क्या है? तो ऐसा खर्च जिससे देयता घट जाए, ऐसा खर्च जिससे देयता घट जाए या संपत्ति बढ़ जाए, उसे पूंजीगत व्यय कहा जाता है। तो यहां इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। ऐसा खर्च, अब ये क्या है? खर्च ही तो है। तो ऐसा खर्च जिससे देयता घट जाए, देयता घट जाए, यहां पर पहली बात, पहला सेंटेंस यहां पर घट जाए या संपत्ति बढ़ जाए, या संपत्ति बढ़ जाए, इसको कहते हैं कि यह हमारा क्या है? यह पूंजीगत व्यय है। अब कैसे कहेंगे? मान लीजिए देयता का मतलब, अगर हमने किसी से ऋण लिया है तो उस ऋण को हमें चुकाना है, अर्थात वो हमारी देयता है।
और अगर साख सृजन वाली बात आप लोगों को याद है कि किस तरह से साख का सृजन एक बैंक कर रहा है, वह अपनी एसेट और लायबिलिटी के मध्य साख सृजन कर लिया। तो जो व्यक्ति ने बैंक के पास पैसा जमा किया था अपना, और जिस पर उसे ब्याज मिल रहा था, तो जो व्यक्ति बैंक में पैसा जमा किया है, उस व्यक्ति का पैसा बैंक के लिए दोबारा उसी व्यक्ति को देना है, इसीलिए वो बैंक के लिए देता है। अगर किसी व्यक्ति ने बैंक से ऋण लिया है, तो जिस व्यक्ति ने बैंक से ऋण लिया है उस व्यक्ति के लिए वो क्या है, देता है। किसके लिए देता है? बैंक के लिए। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि यह जो पूंजीगत व्यय है ऐसा खर्च जिससे देयता घट जाए। अगर मान लीजिए मेरी कोई देनदारी है, मैंने आपसे ऋण लिया है, आप सभी लोग मान लीजिए, जितने लोग सुन रहे हैं खुश हो जाइए कि मैंने आपसे ऋण लिया है ना। मैंने आपसे ऋण लिया है और उस ऋण का मैंने भुगतान कर दिया। अब भुगतान कर दिया तो जो मेरी देयता थी, मुझ पर लायबिलिटी बनी हुई थी कि मुझे ऋण चुकाना है, ऋण चुकाना है, मेरी देयता में कमी आ गई। यहां पर देखिए, देयता घट जाए, अगर ऋण चुका दिया तो देयता, आप क्या कहेंगे, ऋण का भुगतान हो गया। और ऋण का भुगतान यानी कि हम इसे क्या कह रहे हैं, देयता घट गई। देयता घट गई। क्लियर है? अच्छा, मान लीजिए सरकार ने एक ऐसे कह लेते हैं, एक्सप्रेसवे। सरकार ने एक एक्सप्रेसवे बना दिया, यमुना एक्सप्रेसवे। तो जो एक्सप्रेसवे बनाया गया, इससे सरकार की संपत्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी? संपत्ति कैसे बढ़ी? इससे सरकार को आय वृद्धि होगी। तो ये क्या है? सरकार की परिसंपत्ति बढ़ गई। सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाया और इसी एक्सप्रेसवे को, चूंकि ये सड़क है ना, तो हमने क्या कह लिया, अवसंरचना निर्माण। हमने अवसंरचना निर्माण कर लिया। क्या कर लिया? अवसंरचना निर्माण कर लिया। अब अवसंरचना निर्माण के साथ साथ एक और बात सोचिए, अवसंरचना निर्माण किया, इसके अलावा आप ऐसे भी तो कह सकते हैं जो इस पर व्यय किया गया है उसको हम कह रहे हैं कि यह पूंजीगत व्यय है। सड़क निर्माण के लिए क्या छोटे अमाउंट में हो जाएगा या हम कम खर्च में सड़क बना लेंगे? ऐसा संभव है? बड़ा अमाउंट चाहिए, तो उसे हम कह रहे हैं कि यह पूंजीगत व्यय है। इसके अलावा अवसंरचना में ही कई बार, या इसको ऐसे समझ लीजिए, सरकार ने स्कूल बना दिया, स्कूल के अलावा सरकार ने अस्पताल बना दिया, अस्पताल बना दिया। अब बताइए, यह सब कुछ क्या है? यह सब कुछ पूंजीगत व्यय है। अब इसी को कह रहे हैं कि ऐसा खर्च जिससे सरकार की देयता कम हो जाए या सरकार की परिसंपत्ति बढ़ जाए, वही तो है। तो अब इसको यहां पर एक पेज पर हम लोग यहां बना लेते हैं और इसको समझ लेते हैं।
ठीक है। एक को कह रहे हैं कि यह क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है। अब यहां इसको भरिए एक एक करके। यहां पर क्या हो रहा है, सरकार की या तो देयता में, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, न तो देयता, यहां एक एक करके सारी चीजों को, सरकार की ऐसी प्राप्तियां जिससे सरकार की देयता न तो कमी आए और न ही परिसंपत्ति में कमी हो, ठीक है, न ही परिसंपत्ति में। तो यहां पर देयता में, ठीक है, देयता में, देयता का कोई मतलब नहीं है, ये किया हमने। एसेट, एसेट में कमी आ रही है क्या, नहीं। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वह ऐसा रिसिप्ट है जिससे सरकार की देयता में वृद्धि नहीं हो रही है और सरकार की एसेट में भी कोई कमी नहीं हो रही। क्लियर है। अब यहां पर हमने इसी की बात कर ली, जो कैपिटल रिसिप्ट है अर्थात पूंजीगत प्राप्तियां, तो सरकार की ऐसी प्राप्तियां जिससे या तो सरकार की देयता बढ़ जाए, अर्थात यहां पर देयता बढ़ जाए, ठीक है, या फिर रिसिप्ट की बात कर रहे हैं तो रिसिप्ट में प्राप्तियों की बात कर रहे हैं, तो या तो सरकार की जो देयता है वो बढ़ जाए और या फिर ये कहा जा रहा है परिसंपत्तियों में कमी आ जाए, देयता बढ़ जाए या जो परिसंपत्ति है उसमें कमी आ जाए, ठीक है। अब यहां पर कहा, हमने कहा कि रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर न तो सरकार की देयता में कमी आती है, यहां पर कमी नहीं आ रही है, देयता में कमी नहीं आ रही है, बराबर बना हुआ है। और फिर मैंने कहा कि न ही एसेट इसकी बढ़ रही है, तो एसेट में वृद्धि हो रही है क्या, वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक, ये बात आ गई। और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होगी तो ऐसा खर्च जिससे देयता घट जाए। अब यहां पर देयता, ऐसा खर्च जिससे देयता घट जाए, घटेगी और साथ साथ जो संपत्ति है वो क्या हो, संपत्ति बढ़ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, यह कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इससे संबंधित जितनी बातें थी उन सभी बातों को हम लोगों ने यहां पर डायग्राम के माध्यम से एक एक करके समझ लिया। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें यहां पर समझ में आ गई और ये जो डायग्राम था इस डायग्राम के एक एक पहलू को हम लोगों ने देख लिया। हमने बात किया कि राजस्व बजट क्या है, हमने बात किया कि पूंजीगत बजट क्या है और यहाँ पर हमने बात कर लिया कि राजस्व प्राप्तियां क्या हैं, फिर हमने बात किया कि राजस्व व्यय क्या है। अब इसमें कर राजस्व की बात कर ली, गैर कर राजस्व की बात कर ली। यहाँ पर व्यय तो मैंने कहा कि योजनागत व्यय नहीं है और न ही गैर योजनागत व्यय है, ठीक है। अब इसे 2017 बजट 2017 16-17 में इसे समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पर पूंजीगत प्राप्तियां जिसे हम कैपिटल रिसिप्ट कह रहे हैं संक्षेप में, और यहाँ पर पूंजीगत व्यय अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। अगली बात यहाँ पर योजनागत पूंजीगत व्यय और यहाँ पर गैर पूंजीगत व्यय, इनकी बात हम लोगों ने कर ली थी। इन सभी बातों को आप लोगों को याद रखना है एक एक करके। अब फिर भी किसी बच्चे को इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आए तो वो आप लोगों के लिए एक मैसेज डाला गया होगा डाउट सेशन के लिए। डाउट सेशन के लिए हाँ, जबरदस्ती का सवाल ना पूछें, और इसलिए कह रहा हूं कि बाकी लोगों के जो वैलिड सवाल हैं वाकई उन्हें कोई बात, चूंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है इसमें दिक्कत आती ही आती है। आप लोगों की जिज्ञासाएं स्वाभाविक हैं, तो जो जिज्ञासाएं आप लोगों की हैं उस पर हम पूरा काम करेंगे। काम करने का मतलब ये है कि उसको हम देखेंगे कि कौन कौन से सवाल हैं, कौन कौन से सवाल लेने लायक हैं। अगर वैलिड सवाल है तो हम डाउट वाले सेशन में उसको कवर करेंगे। तो उसके लिए जो भी आपके सवाल हैं आप बता दीजिए, मेल कर दीजिएगा, आप लोगों के पास मैसेज पहुंच गया होगा संभवतः, है ना। कैसे क्या क्या बताने हैं उन सबको दे दीजिएगा। ये जैसे ही खत्म होगा
उसके बाद डाउट सेशन में उन सभी पहलुओं को शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ये डायग्राम दिया गया है, इसके एक-एक पक्ष को, एक-एक बातों को हम लोगों ने देख लिया और फिर हमने यहाँ पर इसी को संक्षेप में, अगर ये चीजें क्लियर हैं तो ये वाला आपको याद रहेगा हमेशा। रेवेन्यू रिसिप्ट मैंने ये बताया था कि या तो जो सरकार है उसकी देयता में वृद्धि नहीं हो रही है और ना ही एसेट में कमी आ रही है। तो इसको टेक्निकली अगर आप समझ लेंगे तो फिर हमेशा के लिए आप लोगों को याद रहेगा। और हमेशा के लिए याद रहने का मतलब यह भी है कि एग्जाम में यही अप्लाई होता है। ठीक है, तो आगे की क्लास में इससे संबंधित जो आगे की बातें हैं उसको कवर करेंगे और फिर हम लोग डाउट सेशन वाला आप लोग याद रखिएगा, आप अपना जो भी सवाल है उसे भेज दीजिएगा। चलिए आज के सेशन में इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी। नमस्कार।